हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि एक बीज पतली पादप में भ्रूण का विकास कैसे होता है, द्विबीज पतली पादप में भ्रूण का विकास कैसे होता है। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं बीज का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एक बीज पतली होते हैं उसमें भ्रूण का विकास कैसे होता है तथा द्विबीज पतली पादपों में भ्रूण का विकास कैसे हो सकता है। तो आप इसको पहले समझिए या उस वीडियो को पहले देखिए। उसको समझने के बाद में ही आपको समझ में आएगा कि बीज का निर्माण वाकई में होता कैसे है। कि बीज का निर्माण कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बेसिकली बताता हूँ कि निषेचन के पश्चात भ्रूण का परिवर्तन होता है। किसका? निषेचन के पश्चात में भ्रूण का निर्माण होता है। किससे? युग्मनज से। हम की पॉइंट के साथ में इसको ऐड करते जाएंगे तथा बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाएंगे। इसमें क्या होता है कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। की पॉइंट के साथ में, ठीक है। निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। किससे? युग्मनज से। किससे होता है? युग्मनज से होता है। निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण के निर्माण के साथ साथ बीजांड तथा अंडाशय में भी क्या होते हैं? परिवर्धन होते हैं। इसके साथ साथ में यानी कि भ्रूण के निर्माण के साथ साथ में बीजांड तथा अंडाशय में भी क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। भ्रूण के निर्माण के साथ साथ भ्रूण के निर्माण के साथ साथ बीजांड तथा अंडाशय। भ्रूण के निर्माण के साथ साथ बीजांड तथा अंडाशय का परिवर्धन होता रहता है। परिवर्धन होता रहता है। यानी कि भ्रूण के निर्माण के साथ साथ बीजांड तथा अंडाशय के क्या होता रहता है? निर्माण होता रहता है या परिवर्धन होता रहता है। ठीक है। अब बीजांड से, जो ये बीजांड है, इस बीजांड से किसका निर्माण होगा? बीजांड से यानी कि परिपक्व बीजांड से बीज का निर्माण होगा। बीज का निर्माण होगा। ठीक है। किससे? बीजांड से। बीजांड से बीज का निर्माण होगा। बीजांड का बाह्य अध्यावरण यानी कि जो बीजांड था उसका जो बाह्य अध्यावरण, इस बीजांड का बाह्य अध्यावरण, इसका जो बाह्य अध्यावरण होता है वो कैसा होता है? वो कठोर होकर के बाह्य बीजचोल यानी कि टेस्टा का निर्माण करता है तथा अंत जो अध्यावरण होता है, ये अध्यावरण क्या करता है? यह अध्यावरण क्या करता है कि बीज चोल का निर्माण करता है यानी कि टैगमैन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? टैगमैन का। ये किसका करता है? टेस्टा का। ये करता है। ये बीजांड का बाह्य जो अध्यावरण होता है वो कठोर होकर के किसका निर्माण करता है? ये बाह्य बीजचोल यानी कि टेस्टा का निर्माण करता है। अंत अध्यावरण यानी कि अंत बीजचोल यानी कि टैगमैन का क्या करता है? निर्माण करता है। हम की पॉइंट के साथ में इसको ऐड करते जाएंगे। यानी कि बीजांड काई, यानी कि जो बीजांड काई की जो संरचना, देखिए इसमें बीजांड की इस संरचना में क्या होगा? जो बाह्य अध्यावरण होता है, बीजांड में बाह्य अध्यावरण कठोर होकर के, कौन सा? ये बाह्य अध्यावरण, ये क्या होगा? ये कठोर होके बाह्य बीजचोल, कठोर होकर किसका? बाह्य बीजचोल, बाह्य बीजचोल कह सकते हैं क्या? टेस्टा,
टेस्टा का निर्माण करता है, का निर्माण, बाह्य बीजजोल। ठीक है, बाह्य बीजजोल यानी कि टेस्टा का निर्माण करता है। अभी इसके बात करते हैं अंतः अध्यावरण की बात करते हैं। ये अंतः अध्यावरण का क्या करेगा? अंतः बीजजोल यानी कि टैगमैन का निर्माण करेगा। अंतः अध्यावरण किसका निर्माण करेगा? अंतः बीजजोल, अंतः बीजजोल, या कह सकते हैं हम टैगमैन। टैगमैन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं जो बीजांड काय होता है वह परिवर्तन के समय क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। बीजांड जो काय होता है, ये काय ये क्या होता है कि परिवर्तन के समय क्या हो जाता है? बिल्कुल नष्ट हो जाता है, परंतु यह बीज में भ्रूणपोष के चारों ओर उपस्थित होता है। बीजांड काय, बीजांड काय परिवर्धन के समय, परिवर्धन के समय क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये परिवर्तन के समय क्या हो जाता है? बिल्कुल नष्ट हो जाता है, परंतु यह बीज में भ्रूणपोष के चारों ओर, यानी कि जो ये भ्रूणपोष था ना, प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर, इसके चारों ओर उपस्थित होता है। इसको क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष। इसे क्या कहते हैं फिर? परिभ्रूणपोष। परि मतलब चारों ओर भ्रूणपोष उपस्थित होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बीजांड व्रंत से बीज व्रंत का निर्माण होता है। ये क्या है? बीजांड व्रंत है। इस बीजांड व्रंत से, बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत से किसका व्रंत? बीज व्रंत, बीज व्रंत का निर्माण होता है। अब बात करने वाले हैं कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर मैंने बताया था कि आपको कि जो सामान्यतः भ्रूणपोष भ्रूण परिवर्धन के दौरान पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है, लेकिन कुछ पादपों में भ्रूण क्या होता है? परिपक्व बीज में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है। इस भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर ही बीज को दो प्रकारों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार, बीज के प्रकार, इस भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर ही बीज के प्रकार, इस बीज के प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला जो प्रकार आता है वो क्या आता है कि भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। क्या? भ्रूणपोषी, यही इसको हम बोल सकते हैं एल्बुमिनेसी, मिनेसी बीज। ठीक है, इस बीज में क्या होता है? इस बीज में क्या होता है कि इन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित होता है। इन बीजों में क्या होता है? भ्रूणपोष उपस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष उपस्थित। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा गेहूं, बाजरा या मक्का, अरंडी। गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंडी यानी कि इत्यादि। इनमें क्या पाया जाता है? भ्रूणपोषी एल्बुमिनस बीज, यानी कि इनमें क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है। गेहूं, मक्का, बाजरा, एरंडी इत्यादि में क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है। हम अगले टाइप के बीजों की बात करने वाले हैं। सर जो अगले टाइप के जो बीज होते हैं वो होते हैं क्या? अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, या इसको हम बोल सकते हैं गेल एल्बुमिनेसी, एल्बुमिनेसी। ठीक है, ये क्या होते हैं?
ये ऐसे बीज होते हैं जिसमें क्या अनुपस्थित रहता है, क्या भ्रूणपोष, इसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित रहता है। इन बीजों में भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण परिवर्तन के दौरान पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है तथा परिपक्व बीज में भ्रूणपोष अनुपस्थित रहता है, इसलिए इसे कौन से बीज कहते हैं, अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, भ्रूणपोष अनुपस्थित, एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आएगा, तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा मटर या आ जाएगा मूंगफली, या तो मटर या मूंगफली, ये किस क्या है, एग्जाम्पल है। हम दो नोट लगा के लिखो इसको आप, नोट में क्या लिखेंगे सर, इसमें लिखेंगे बेलिस्टा का टेस्टा, बेलिस्टा का टेस्टा, बेलिस्टे का टेस्टा खाने योग्य भाग होता है, खाने योग्य भाग होता है, बेलिस्टे का टेस्टा खाने योग्य भाग होता है। इसी प्रकार लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है, लीची में एरेल होता है। इसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है, इसमें होता है एरिल। ठीक है, इसलिए इतनी बात समझ में आ गई। हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा आएगा बीज का महत्व। किसका, बीज का महत्व, यानी कि सीड्स ऑफ इम्पोर्टेंस। किसका, बीज का महत्व की बात करने वाले हैं कि वाकई में बीज का महत्व होता क्या है। ठीक है, बीज के महत्व की बात करते हैं। बीज का महत्व, सीड्स ऑफ इम्पोर्टेंस, बीज के महत्व की बात करने वाले हैं। बीजों के अंकुरण से नई संतति नवोद्भिद पादप का निर्माण होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, बीजों के अंकुरण से नवोद्भिद पादपों का निर्माण होता है, यानी कि बीजों के अंकुरण से नवोद्भिद पादपों का क्या होता है, निर्माण होता है। इन बीजों में, बीज पत्रों में क्या होता है कि भोजन संग्रहण होता है। बीजों में, बीज पत्रों में, यानी कि जो बीज होते हैं, मान लीजिए ये क्या है, मूंगफली का बीज है, मान लीजिए इसमें ये क्या है, ये बीज पत्र है। इन बीज पत्रों में क्या होता है, इन बीज पत्रों में भोजन संग्रहण होता है। बीजों के बीज पत्रों में क्या संग्रहण होता है सर, भोजन संग्रहण होता है, भोजन संग्रहण होता है। किसमें, बीज पत्रों में। इन बीज पत्रों में भोजन संग्रहण होता है, जिससे क्या होगा, नवोद्भिद पादपों को अंकुरण के समय भोजन प्राप्त होता है, जिससे जो नवोद्भिद पादप होते हैं, यानी कि जो पादप नए बनते हैं, नए उगते हैं, उनमें क्या करेगा, यानी कि पोषण देने का काम करेगा कौन, बीज पत्र। क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है इन बीज पत्रों में, सिर्फ भोजन, यानी कि नवोद्भिद पादपों को भोजन देने का काम कौन करेगा, बीज पत्र। ये महत्व है किसका, बीज का, बीज का महत्व है। अब बात करने वाले हैं, हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा फल का परिवर्धन कैसे होता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो आएगा फल का परिवर्धन, फल कैसे बनता है। फल का परिवर्धन की बात करने वाले हैं। निषेचन के उद्दीपनों से अंडाशय भित्ति परिवर्तित होकर के फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प का निर्माण करती है। निषेचन के पश्चात उद्दीपनों से क्या करता है, अंडाशय भित्ति परिवर्तित होकर के फल भित्ति का यानी कि पेरिकार्प का निर्माण करती है निषेचन के पश्चात।
निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात क्या होगा, जो अंडाशय भित्ति होती है, अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति, ये क्या होगी, परिवर्धित होकर के, परिवर्धित होकर के किसका निर्माण करेगी, फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प का निर्माण करेगी, फल भित्ति, फल भित्ति, या हम इसको बोल सकते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प इसका निर्माण करेगी, निर्माण करेगी, किसका, पेरिकार्प, पेरिकार्प। इस पेरिकार्प यानी कि इस फल भित्ति से ही किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा, इस फल भित्ति से ही फल का निर्माण होगा। ठीक है, जब फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से होता है तो ऐसे फलों को हम असत्य फल या कूट फल कहते हैं। असत्य फल कहते हैं किसको, जिसमें अंडाशय जो भित्ति होती है, अंडाशय की जो भित्ति होती है, फल भित्ति, ये भाग नहीं लेती है, या अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग लेते हैं फल के निर्माण में, तो ऐसे फलों को क्या हम बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं या कूट फल बोलते हैं। एग्जाम्पल सेब, नाशपाती, अनानास, ये क्या होते हैं, असत्य फल होते हैं, कूट फल होते हैं। जब फल के परिवर्धन में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो इसे सत्य फल कहते हैं। जब फल के निर्माण में, फल के निर्माण में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, अंडाशय ही भाग लेता है, अंडाशय ही भाग लेता है, तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं, ऐसे फलों को कहते हैं सत्य फल। ऐसे फलों को क्या कहते हैं सर, सत्य फल कहते हैं। लेकिन इस अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का अन्य भाग फल परिवर्तन के समय भाग लेता है तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं या कूट फल कहते हैं। जब फल के निर्माण के समय, फल के निर्माण के समय अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के पादप के, पुष्प के अन्य भाग फल के निर्माण के समय अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग लेते हैं, अन्य भाग उपयोग में आते हैं, उपयोग में आते हैं, तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, या कह सकते हैं हम कूट फल कहते हैं। सर एग्जाम्पल में आ जाएगा सेब, नाशपाती, एक आ जाएगा अनानास, अनानास, ये क्या है, एग्जाम्पल है। फल का परिवर्तन हमारे क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है फल का परिवर्तन। अब बात करने वाले हैं हमारे जो अगला टॉपिक आएगा अनिषेक फलन, किसका, अनिषेक फलन की बात करने वाले हैं। हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, अनिषेक फलन आएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है अनिषेक फलन, हमारा जो अगला टॉपिक है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। ठीक, हिंदी पे मत जाइएगा आप, कुछ अशुद्धि है तो आप मैनेज कर लिए। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, ठीक है, ऐसे आएगा। अरे इस चेक को हटा दें, ठीक है। जैसे तरह का हमारा कट हो चुका है, हम इसको अनिषेक फलन, ठीक है, अब राइट है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कई बार। अनिषेक फलन क्या होता है कि जब बिना निषेचन के अंडाशय फल का निर्माण कर देता है तो इसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। जब बिना निषेचन के ही, जब
जब बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही कौन अंडाशय फल का निर्माण कर देता है, फल का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? अनिषेक फलन कह सकते हैं। अब अनिषेक फलन प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकार के होते हैं। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन प्राकृतिक व कृत्रिम प्रकार के होते हैं, ठीक है। ए प्रकार जैसे केला, अंगूर, पपीता में NNA के छिड़काव के द्वारा प्रेरित अनिषेक करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे केला, अंगूर, ये क्या है? इनके द्वारा अनिषेक फलन यानी कि कृत्रिम प्रकार से भी किया जाता है। केला में, अंगूर में, पपीता में, इनमें क्या होता है कि अनिषेक फलन के द्वारा कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? अनिषेक फलन करवाया जाता है, ठीक है। लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की वह प्रक्रिया, लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के नहीं, जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। अब बात करने वाले हैं कि सर असंग जनन से उत्पन्न होने वाले पादपों को, असंग जनन से उत्पन्न होने वाले पादपों को क्या कहते हैं? असंग जनित पादप कहते हैं, ठीक है। अब बहुभ्रूणता क्या आती है? जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या? बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज की थी ल्यूवेनहोक ने, संतरे यानी कि सिट्रस के बीजों में इसकी खोज की थी। किसकी? बहुभ्रूणता की। कौन? ल्यूवेनहोक ने संतरे यानी कि सिट्रस के बीजों में इसकी क्या की थी? खोज की थी, ठीक है सर। असंग जनन द्वारा पैतृक लक्षणों को बचाया जाता है, यानी कि असंग जनन के द्वारा पैतृक लक्षणों को बचाया जाता है, ठीक है। तथा पादप प्रजनन संकर बीजों का निर्माण हेतु असंग जनन करवाया या अपनाया जाता है, यानी कि पादप प्रजनन के द्वारा जो संकर बीज होते हैं उसके द्वारा असंग जनन को क्या करवाया जाता है? अपनाया जाता है। इस तकनीक को अपनाया जाता है ताकि संकर बीजों का जो निर्माण होता है वो आसानी से हो सके, अच्छा हो सके या पैतृक लक्षणों को बचा सके। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने असंग जनन, बहुभ्रूणता, इसकी जो डेफिनेशन है ये क्या होते हैं ये बिल्कुल बारीकी से समझे हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम नया चैप्टर लेके आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन तंत्र, मानव जनन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो लेके आएंगे। तो इस सेशन में हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यदि आप इसको देखने से पहले आप हमारे जो पहले जो अपलोड की गई है क्लासें उनको समझिए, उसको समझने के बाद ही आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल एकाग्र के साथ में एकाग्रचित्त होकर के आप बिल्कुल अध्ययन करें, किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, तो आप मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप बिल्कुल सफलता पा सकते हैं। आप जिस भी एक्टिविटी को कर रहे हैं, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, यदि उसमें आप अपना 100% नहीं देते हैं, उसमें आप अपना पूरा योगदान नहीं देते हैं, तो आप ये बिल्कुल ये चीज़ छोड़ दीजिएगा कि आपको पूरा 100% मिलेगा। बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सर हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे पढ़े कि जो आप 5-7 घंटे पढ़े, तो ऐसा पढ़े कि बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में पढ़े कि 1 घंटा पढ़े वही 3 घंटों के बराबर हो। जुनून होना चाहिए अंदर
कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बन रहे हैं। जय हिंद जय भारत।